हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको समझ में आ रही है वीडियो, नहीं समझ में आ रही है। लगातार मैं आपको कंटिन्यू नेशनल इनकम को कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ ला रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए प्रोडक्शन मेथड को डिस्कस किया था, तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फेज़ 1 में मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया था कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, वो हमारा जो हाउस होल्ड है वहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है, जिसके बदले में वो जनरेशन ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। तो जनरेशन ऑफ इनकम, आज हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड। और मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि इनकम मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं NDP-FC। करते नहीं है, कैलकुलेट होती है। अगर हम इसके सिस्टम को यूज़ करेंगे तो NDP-FC कैलकुलेट होगी और इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आज इन दो मेथड को, उसके बाद कन्वर्जन देखेंगे। तो जनरेशन ऑफ इनकम यानी इनकम मेथड जिससे कैलकुलेट होता है NDP-FC, इसके लिए हमारे पास इंक्लूड होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको यहां मत लिखिए, इसको यहां लिख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए स्पेस बन जाएगा ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीन चीज़ों को ऐड कर लें, दैट मीन्स कि केवल 3 चीज़ें ऐड करनी है आपको। देयर आर 3 टर्म्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स्ड इनकम। Okay, and you should calculate NDP-FC, that's called domestic income, and after that you can easily convert it to the national income। यानी वेरी इजी वे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टिपिकल नहीं है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इस तीनों चीज़ें अगर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है तो 1 मिनट भी नहीं लगा, क्वेश्चन सॉल्व, 1 2 3 ऐड किया, डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब कुछ और कन्वर्ट कराना है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसको समझना होगा, बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE ये है क्या, तो मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था आपके लिए। यानी कि एक एम्प्लॉयर, मैंने आपसे कहा था ना कि फेज 1 में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जो अपने एम्प्लॉय को जो पे कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ें तो कई सारी पे कर रहा है, रेंट, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस में, यानी कि जो ये सेक्टर इस सेक्टर को पे कर रहा है वो सब कुछ इसमें आने वाला है। जैसे एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ रहा है मेरा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, कभी कभी रॉयल्टी भी आ जाता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होंगे। रॉयल्टी भी रेंट जैसा ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस करना सीखेंगे हम। रेंट एक बिल्डअप प्रॉपर्टी है, जैसे किसी बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं आप, शॉप का रेंट दे रहे हैं। जो रॉयल्टी होती है वो किसी टेक्निकल चीज़ को आप जब हायर करते हैं तो रॉयल्टी देते हैं। या माइंस होती हैं, उसमें आप पत्थर निकालते हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की कोई चीज़ें कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आपको रॉयल्टी पे करनी होती है। तो रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अगर आप ये चीज़ें हैं तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी इंक्लूड हो गया। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में है हमारे पास सैलरी यानी वेजेस। तो हमारे पास क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर के लिए यहाँ पर आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर ऊपर आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर के लिए ऊपर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, क्लियर हो गया। और लेबर के लिए ऊपर, लेबर के लिए यहां पर है, यानी लेबर को क्या पे कर रहे हैं, लेबर को हम जो पे करते हैं वो इन काइंड कर सकते हैं। देखिए सैलरी, हम इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली सैलरी दें, वेजेस दें, आप बात समझ रहे हैं ना, सैलरी, वेजेस, इन काइंड। इसके अलावा भी हम उसको पे कर सकते हैं, जैसे कि वो हम उसको कोई मकान फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे आप समझेंगे, देखेंगे आसपास के शहर में कोई जॉब कर रहा हो पर्सन तो उससे पूछना
हाउस रेंट अलाउंस दे देते हैं, फ्री रेंट देते हैं, सर्विसेज मतलब फैसिलिटीज़, क्या देते हैं उसको, फैसिलिटीज़। तो सैलरी, वेजेस इन काइंड, ओके ना। इसके अलावा हम उसको और भी कई चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि जब वो रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट पेंशन, और हमारे यहाँ एग्जाम में ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं आएंगी, वेजेस, सैलरी, और इसके बाद जो टेक्निकल कंसेप्ट बचता है वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। जो आपको खास बातें ध्यान में रखनी है वो क्या याद रखना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 3 थिंग्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स इनकम, इन 3 टर्म्स को ऐड करना है और आपका कैलकुलेट हो गया NDPFC। 1 मिनट में आंसर आ गया। लेकिन कई बार वो सब कुछ ठीक दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट में कंफ्यूज कर दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को डायरेक्ट ना देकर उसने थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया, सैलरी एंड वेजेस। तो भाई सैलरी एंड वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो पूरा नहीं है, हो सकता है कुछ और भी दिया हो, तो फिर हमें चेक करना होगा कि कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई पेंशन तो नहीं दे रहे, क्या चाहिए, एक पेंशन और हो सकती है। और यहाँ पर जो विशेष स्पेसिफिक रूप से आपको जो माइंड में कंसीडर करना है, ये पेंशन एम्प्लॉय को होनी चाहिए। बताइए थे ना, एम्प्लॉय को अगर पेंशन दे रहे हैं तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में है। अगर आप ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, विडो पेंशन दे रहे हैं, तो नो, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो तो नेशनल इनकम का ही पार्ट नहीं है, वो तुम्हारी इनकम में कहीं कंसिडर ही नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो ट्रांसफर इनकम है, हमारे यहाँ फैक्टर इनकम है, यानी कि आपके यहाँ कोई वर्क कर रहा है तो जो भी आप पे करेंगे उसके लिए, या आप कहीं पे कर रहे हैं तो क्या क्या मिल सकता है आपको एक कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सब कुछ इसका पार्ट है। तो जनरली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दे देता है, नहीं भी देता तो सैलरी एंड वेजेस प्लस कंट्रीब्यूशन, इनको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे देता है, नहीं देता है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी को जोड़िए, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। मिक्स्ड इनकम जनरली उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, डायरेक्ट मिक्स इनकम देता है। मिक्स्ड इनकम और लैंग्वेज दे सकता है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मतलब खुद ही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को खुद ही जोड़कर बैठे हुए हैं, यानी मेरी अपना ही ऑफिस है, मैं ही सर्विस दे रहा हूँ, तो ना तो मुझे किराया देना है और ना ही मुझे कोई वर्क करना है, यानी मैं खुद ही अपने आप में कंप्लीट हूँ। तो दैट्स इनकम इज इंक्लूड इन द मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और कभी कभी देता ही नहीं है इसको, यानी कि केवल इन 2 को ऐड कर दीजिए, NDPFC आ जाएगा। मतलब इसके लिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना होता वहाँ पर कि भाई मिक्स्ड इनकम तो है ही नहीं, नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन ये 2 चीज़ें होंगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है। इन 2 को आपको इंक्लूड करना ही होगा, मिक्स्ड इनकम होगी तो ले लेंगे, अंदर छोड़ देंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आप ध्यान देना है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यहाँ कन्फ्यूजन कर सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, इन 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन, वरना तो सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाता है एग्जाम में। फिर भी आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए रखें। और एक बात बता दूँ, ये जो प्रॉफिट है इसको भी वो 3 पार्ट में बांट के दे सकता है आपको, प्रॉफिट डायरेक्ट ना दे। तो प्रॉफिट जो है वो टोटल 3 तरीके से हो सकता है। तो एक तो है डिविडेंड, नाम सुना है डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड किसे कहते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, ठीक है, डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है डिविडेंड। एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए टोटल, अब मुझे डायरेक्ट ना दिया तो मैं 3 टुकड़े कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स जो कंपनीज में लगता है इनकम टैक्स, उसे हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं। तो जो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया और जो प्रॉफिट अपने पास रख लिया कंपनी ने, या कम गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट इंक्लूड हो गया। तो इन तीनों को ऐड कर लें तो प्रॉफिट, बाकी सबको ऐड कर लें तो ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जोड़ के तो नेशनल मतलब डोमेस्टिक इनकम हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बेटा,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम सुना होगा, अगर आप कॉमर्स के बच्चे ही हैं तो बड़े सिंपल तरीके से अकाउंट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है रिटेन अर्निंग, ठीक है ना, जो प्रॉफिट हम बचा के रख देते हैं कि बिजनेस को आगे ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है। कहाँ से करेंगे? आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, देखना आपने, तो वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम थोड़ी करेंगे। अगर कंज्यूम कर लेंगे तो बिजनेस एक दिन मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बिजनेस में कंटिन्यू ग्रो करने के लिए मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें केवल इतना सा काम करना है आपको और निकल कर आ जाएगा आपके पास NDPFC, ठीक है। अब एक तीसरा मेथड है मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप इस मेथड में मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाल देता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। ये ले लेते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड को मैं यहाँ ले रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पर आपने को जो पैसा ही मिला है उसे आप खर्च कर रहे हैं। जो पैसा आपको मिला है वो आप खर्च कर रहे हैं। तो खर्च कौन कौन कर रहा है? तो इसमें है एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, समझ रहे हैं? एक टॉपिक हो गया प्राइवेट फाइनल यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने जो खर्च किया। एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया कंजप्शन पर, यानी कि इसमें कोई आपको टेक्निकली सर्च नहीं करना है, ये पॉइंट डायरेक्टली आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसके बाद आपको चाहिए एक चीज नेट एक्सपोर्ट। क्या चाहिए आपको? नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो समझते हैं ना, एक्सपोर्ट जब आप गुड्स को इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट जब फॉरेन से आप इंडिया में गुड्स परचेज कर रहे हैं, और इनका डिफरेंस कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, वेयर द एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट, कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ओके, इफ इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट देन इट्स अमाउंट विच बी इन द नेगेटिव, यानी कि ये नेट एक्सपोर्ट तो कहलाएगा लेकिन नेगेटिव होगा, यानी कि ये ऐड करने की बजाय ये माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि 3 फेस हैं। पहले फेस में कैसे इनकम कैलकुलेट की, दूसरे फेस में किस तरह से इनकम है, तीसरे फेस में निकल कर क्या आएगा? GDP MP, यानी कि जो पैसा अर्न किया गया है ना वो खर्च किया गया। देखिए कई बार तरीका होता है, हम कहते हैं कि भाई आपकी इनकम कितनी है, कोई नहीं बताएगा। दूसरा तरीका है, अच्छा आपका खर्चा कितना है, तो खर्चा बता देता है, उसका मुझे सेविंग कितनी है, हो गया ना, इनकम कितनी है। यानी कि किसी पर्सन के आप सारे एक्सपेंडिचर काउंट कर लीजिए, उसकी सेविंग जोड़ लीजिए, इनकम क्लियर हो जाएगी। तो ये इनकम मेथड में हमने इनकम कैलकुलेट की, तो यहाँ उसके एक्सपेंडिचर से इनकम कैलकुलेट कर ली। यानी कि पूरी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर ने ये खर्च किया, गवर्नमेंट सेक्टर ने ये खर्च किया, नेट एक्सपोर्ट ये किया, और चौथा सेविंग तो कुछ होती नहीं, इन्वेस्टमेंट होता। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है ग्रॉस, ध्यान से देना, ग्रॉस लेना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ग्रॉस आ रहा है। अगर ये नेट लिखोगे तो ये आंसर भी फिर NDP MP आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको, कोई ढूंढना नहीं है, ये चारों टर्म्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। यानी क्वेश्चन अगर थोड़ा टिपिकल होगा तो इस पॉइंट पर होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये 2 चीज़ों का टोटल है, यानी इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ध्यान से देखिए, टिपिकल ना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये वर्ड है जो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड में हमें रुला सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। बस सारी टर्म्स खुद दी उसने, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं यदि वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है तो, यानी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये तब ऐड करेंगे जब ये ना दे रखा हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
तो कभी कभी वो केवल ये देता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फंसा दिया ना, यानी चेंजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा तब निकल कर आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान दें इस पूरे मेथड में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सेकंडों में आंसर आता है। 1 2 3 ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। एक पॉइंट यहाँ अटकाएगा और इसमें क्या अटका रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर सेम लैंग्वेज है क्वेश्चन इजी सॉल्व, लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसके टर्म बीच में अगर एक टर्म आ गया यानी कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आपको इसके अंदर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा, क्योंकि मुझे 2 चीज़ों का टोटल चाहिए और अगर फिक्स कह दिया तो फिर 1 हो गया, हमें 2 का चाहिए। ध्यान से देखना है कि गलती कहाँ हो सकती है। इस वाले मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में गलती हो सकती है, वेजेस एंड सैलरी के अंदर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा खर्च किया है तो सैलरी एंड वेजेस में ऐड होगा। लेकिन कई बार वो इसमें भी घुमा देगा आपको, उसने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट ले लीजिए। कई बार ऐसा भी देता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है और कंट्रीब्यूशन दिया है, हम जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें क्वेश्चन को समझना है कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही चाहिए मुझे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए और मिक्स्ड इनकम चाहिए। अगर डायरेक्ट दिए हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो भैया कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसे ऐड करके लेना होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को ऐड करना होगा, तब ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। प्रॉफिट नहीं दिया है तो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग पॉइंट, यानी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, तो ये 3 चीज़ें ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट और रेंट जोड़ दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मिक्स इनकम डायरेक्ट देगा ही देगा। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को कि 3 थिंग्स ऐड की, सीधा डोमेस्टिक इनकम 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स ऐड की, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, यानी कि तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी तक मैंने केवल ये बताया कि इस मेथड से ये कैलकुलेट होगा, इस मेथड से ये कैलकुलेट होगा और इस मेथड से ये कैलकुलेट होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन सीखेंगे। टिपिकल तो बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं वीडियोस में मतलब कुछ कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, 2 या 3 बार करके अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप थोड़ा समय लगाएंगे तो नेशनल इनकम पर आप 100% स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए 100 लाने हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। बस मैं आपको पूरा कंसेप्ट दे सकता हूँ, 100 लाने के लिए पूरा प्लान करा सकता हूँ, आपको मिशन 100 में पहुँचा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी पढ़ाई तो आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बस मेरी वीडियोस को लगातार दें, यानी हर वर्डिंग पर आपको ध्यान देना है कि हर वर्डिंग उसको ऐसे सिंपली लेना है, समझना है एक एक पॉइंट को कि भाई एक एक मिनट कितना कीमती है कि हम उसको समझें, एक एक चीज़ को समझ पाएँ। तो ये नेशनल इनकम समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई तरीका भी नहीं है, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। इससे बेस्ट तरीके से कोई आपको नेशनल इनकम नहीं समझा सकता है। एक सिंपल तरीका है ये, अगर आपने एक बार में काउंट कर लिया तो कि भाई इसमें 3 चीज़ें लेनी है, इसमें 4 चीज़ लेनी है। इसमें गलत होने के चांस ये हो सकते हैं कि इसमें फिक्स दे सकता है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, इसके अंदर सैलरी एंड वेजेस देगा तो इसे जोड़ना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। बस इतना ध्यान दे लीजिए और इसको समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कन्वर्जन करना लाएंगे और बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे ज़रूर बताएं, और सबसे मेन जरूरी है कि आप इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। थैंक यू। बस कॉपी जरूर कर लें, नोट्स तैयार हो जाएंगे।